हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। हम करें बेटा क्लास 12 की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से। और आके सिंगला बुक है बेटा मेरे पास ये वाली। और लास्ट टाइम हमने नोट्स से पढ़ाई करी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे बुक से आके सिंगला। और चैप्टर हमारा जो चल रहा था बेटा वो चल रहा था चैप्टर नंबर 9 वित्तीय प्रबंधन। टॉपिक बहुत सारे कवर हो चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है टॉपिक पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा, और इसके कुछ टर्म्स हैं 3 वो पढ़ेंगे। फिर टॉपिक जो हम कवर करेंगे बेटा वो करेंगे ऋण पूंजी एवं समता अंश पूंजी, उसकी लागत और जोखिम। ठीक है, मतलब आपका जो डेब्ट पूंजी होती है, डेब्ट कैपिटल होता है, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है, तो उसमें कितनी लागत आती है और उसके कितने जोखिम होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बेटा कि आपकी ऋण पूंजी और पूर्व अधिकार अंश पूंजी, मतलब कि डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बीच में समानता असमानता, ये पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे ये बेटा, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है। सभी अपने अपनी जगह सही है और आने के चांसेस सभी के रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। सो इसलिए बेटा सब पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, ये मैं आपको थोड़ा ऊपर से ही समझाऊंगा। यहाँ पर वो होगा बेटा हमारा वित्तीय लिवरेज एवं वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये टॉपिक है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सॉरी टॉपिक है। और इसके ऊपर वाइवा अगर आपका होता है कभी, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में। ठीक है, ये क्या चीज है, और इसके ऊपर पूरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है बेटा, वो भी दे रखा है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है वो यहाँ पे समझाया हुआ है इसके अंदर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे बेटा वो होगा पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे पूंजी ढांचा, अब पॉइंट आ जाएगा कि पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बेटा इसमें करीबन 14 पॉइंट दे रखे हैं। हालांकि हमें पढ़ना 6 पॉइंट ही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इससे ज्यादा याद करने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें जैसे कि बच्चे टॉपिक है हमारे सामने पूंजी ढांचा। और इस सबसे पहले बेटा इसका मीनिंग, अब चाहे मीनिंग ये देखो आप, चाहे बेटा मीनिंग देखो आप, ये वाला एक ही बात है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। और कोशिश रहेगी कि जितना मैं आपको समझाऊं पढ़ाऊं, आप सिर्फ उतना ही याद करो, चल जाएगा बेटा। ज्यादा याद करने से, ज्यादा लिख कर आने से नंबर नहीं आते। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात आ जाए बेटा पूंजी ढांचा, स्ट्रक्चर क्या है। पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त, अंडरलाइन करना, दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों, इसको अंडरलाइन, के पारस्परिक अनुपात, मतलब रेशियो, इसको भी अंडरलाइन से है। अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि ढांचा होता क्या है। देखो, मान के चलो भाई कि किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए भैया पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा वो डिपेंड करता है कि वो अपना खुद का पैसा लगाएगा मालिक, या वो बाहर से बैंक लोन लेगा, या शेयर इश्यू कर देगा। तो डिफरेंट उसके पास सोर्सेस है पैसा लाने के बेटा, उसी को बोलते हैं पूंजी ढांचा। जब आप विभिन्न प्रकार के जो स्रोत है आपके, जहां से आप पैसा लेके आओगे, जब उनका आप एक अनुपात बना लेते हो कि थोड़ा सा आप शेयर कैपिटल्स, मतलब कि इक्विटी शेयर से ले लेते हो, थोड़ा आप प्रेफरेंस शेयर से ले लोगे पैसा, थोड़ा आपने बैंक लोन से ले लिया, थोड़ा आपने डिबेंचर इश्यू करके ले लिया। आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको बिजनेस स्टडी में इतना तो पता ही होगा कि डिबेंचर्स होता क्या है। तो आप जब अलग अलग तरीके से पैसा लेके आते हो, और उन सभी, अब क्योंकि होता है क्या है कि उसका एक अनुपात बन जाता है आपका। अनुपात का मतलब जैसे मान के चलो आपको 100 रुपए चाहिए,
तो बेटा 100 रुपए में आपने क्या किया कि 20 रुपए के आपने इक्विटी शेयर से पैसा ले लिया, 20 रुपए आपने प्रेफरेंस शेयर से ले लिया, है ना, 30 रुपए आपने बैंक लोन ले लिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक अनुपात बना लिया। इसको हम क्या बोलेंगे, पूंजी ढांचा। दोबारा पढ़ो बेटा, एक ही लाइन है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। क्लियर होगी बात, बहुत ही सिंपल है। अब इसके जस्ट बाद बेटा अब यहां से पढ़ना, एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली प्रकार संचालित करने के लिए, मतलब चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त मतलब पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे प्राय निम्न साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बेटा ये सारे पॉइंट है जहां से पैसा लेके आ सकता है बिजनेस को चलाने के लिए, या बिजनेस में पैसा यहाँ से आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल मतलब उधार लिया हुआ, रिटेन प्रॉफिट मतलब कि आपने पहले से रिजर्व के नाम पे आपने कुछ पैसा रखा हो, करंट लायबिलिटी मतलब आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया हो या कुछ टाइम के लिए पैसा ले लिया हो, तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी होती है। क्लियर पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट है बेटा जहां से आप पैसा लेके आते हो। इन्हीं सभी को मिलाकर आपका पूंजी ढांचा बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि कुछ पैसा यहाँ से लोगे, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो इन सभी का अनुपात आपको पूंजी ढांचे के रूप में आता है। तो बेटा ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ से और लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आगे चलें। तो यहाँ पे बेटा देखो, अगर और एक्सप्लेन करना है तो इन्होंने एक बॉक्स बना के आपको समझाया हुआ है कि मानो कि कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे आपने सारी जो भी सोर्सेस होते हैं पैसे के सारे लिख दिया आपने, कि इक्विटी शेयर से आपने 4,50,000 रुपए ले लिए, प्रेफरेंस शेयर से आपने 2,25,000 रुपए ले लिए, ठीक है। डेप्ट जो पूंजी थी आपकी, डेप्ट कैपिटल, आपने उससे 1,12,000 ले लिए, मतलब कि आपने उधार ले लिया। और आपके रिटेन अर्निंग जो भी थे रिजर्व्स के नाम पे, वो आपने 1,12,500 यहाँ पर भी सेम लिया। और करंट लायबिलिटी, लेट्स सपोज आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हो, ये सारी चीजें बेटा 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो टोटल आपकी 10 लाख हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आप क्योंकि आपने ये एक तरह से अनुपात में लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया टोटल जो 100% आपकी कैपिटल है उसमें इसका कितना पार्ट है, इसका कितना प्रतिशत भाग है, इसका कितना प्रतिशत भाग है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि टोटल जो अमाउंट होता है वो हमेशा बेस में आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर ये वाले अमाउंट, और इंटू 100 करोगे, परसेंटेज चाहिए तो जैसे 450 अपॉन में 10 इंटू में 100 आ गया 45%। 225 अपॉन में 10 इंटू में 100, शॉर्टकट में कह रहा हूं बेटा, पूरा अमाउंट लिखना होता है। 1,12,500 अपॉन में 10 लाख इंटू में 100, ठीक है, पूरा अमाउंट लिखना होता है, शॉर्टकट में बताया मैंने। तो अगर आप देखोगे तो कुल पूंजी में इक्विटी शेयर का 45% भाग है, इसका है 22.5%, और बाकी दो चीजों का है आपका 11.25 कहते हैं इसको, 11.25 कहते, 11.25 कह लो बेटा, 11.25 तो 11.15 होगा, ठीक है। तो 11.5 के आसपास था, लेकिन 5 थोड़ा कम हो गया, तो 11.25, इसका भी 11.25, और इसका 10% के हिसाब से भाग है। ध्यान रखना बेटा, अंडरलाइन करूंगा यहाँ पे कुल पूंजी को, कि कुल पूंजी में इनका इतना भाग है। लेकिन अगर नेक्स्ट आप कॉलम बनाते हो दीर्घकालीन पूंजी स्रोत, तो बेटा दीर्घकालीन का मतलब होता है जो लॉन्ग रन के लिए आपने पैसा लिया है, तो बेटा उसमें आप क्या करते हो, इसमें चालू दायित्व को हटा देते हो। तो अगर 10 लाख में से 1 लाख हट गया तो 9 लाख की टोटल दीर्घकालीन पूंजी है। अब आप 9 लाख के अकॉर्डिंग बेटा 1, 2, 3, 4 इन चारों का प्रतिशत निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4,50,000 अपॉन में 9 लाख इंटू में 100, तो 50% अमाउंट ये हो गया। 2,25,000 अपॉन में 9 लाख इंटू में 100, 25% हो गया। इस तरीके से बेटा ये बना दोगे तो इसका भी 100% हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके नीचे, सिर्फ यही लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि टोटल जो हमें चाहिए थे वो 10 लाख चाहिए थे, जिसमें हमने अलग अलग जो हमारे वित्तीय स्रोत है वहां से हमने पैसा जुटाया है, जिसमें समतांश पूंजी का भाग है 45%, पूर्वाधिकार अंश पूंजी अंश का भाग है 22.5%। तो इस तरीके से इन्होंने बातें लिखी हुई है। और आगे इन्होंने कहा होगा कि दीर्घकालीन पूंजी स्रोत की अगर हम बात करें तो वहां पे समतांश पूंजी का जो प्रतिशत है वो है 50%। ब्रेकिंग न्यूज, ये सारी चीजें बेटा, तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ खास नहीं, आप भी कर सकते हो, अपने वर्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉक्स आपको सही से बनाना होगा। तो ये पॉइंट आपको याद करने होंगे। अमाउंट
लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ और भी अमाउंट लिख सकता हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करो, इससे अच्छा ये है कि पहले खुद अपनी कॉपी में अभी इस टाइम आप एक रफ ड्रॉ करो कि क्या क्या अमाउंट होना चाहिए, उसकी क्या क्या परसेंटेज होगी, और वही आप टेबल याद कर लो कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि बेटा पूंजी ढांचा क्या है तो आप लिख सको। ठीक है, मीनिंग लिखोगे, ये लिखोगे कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, देन इसके बाद आप चाहो तो बॉक्स बना के भी दिखा सकते हो। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके सामने 3 पॉइंट आ जाते हैं। इन्होंने कहा है हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय ढांचे के बारे में हमें पता चला, हमें पता चला कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण के बारे में, हमें पता चला पूंजी ढांचे के बारे में। भाई पूंजी ढांचा तो अभी भी पढ़ा था हमने, इन दोनों टर्म को हम सीख लेते हैं कि वित्तीय ढांचा होता क्या है बच्चे। वित्तीय ढांचे का मतलब होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी आइटम है उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या कहा मैंने? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हिंदी में देखो, इसका अभिप्राय चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष मतलब की लायबिलिटी साइड की रचना है या रचना से है। ठीक है, इसके अंदर आप दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों प्रकार की पूंजियों को आप शामिल करते हो। अगर हम बात करें बेटे कैपिटलाइजेशन की, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब आप समझ गए हो कि आपको दीर्घकालीन पैसों के बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चे? इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोत के योग से है। तो इसका मतलब बेटा कैपिटलाइजेशन मतलब कि ये वाला बॉक्स जो लॉन्ग रन के लिए आपको पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप जो चालू दायित्व होते हैं, अल्पकालीन जो पैसा होता है आप उसको शो नहीं करते कैपिटलाइजेशन के अंदर। जबकि आपका अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप दीर्घकालीन अल्पकालीन दोनों को दिखाओगे। क्लियर पॉइंट? और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में अभी भी हमने पढ़ा था भैया, दोबारा की मेहनत करवा रहे हो हमसे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऋण पूंजी एवं समता अंश पूंजी, लागत एवं जोखिम। बच्चों ध्यान रखो, पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो वहां पे भी आपको आंसर देना है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है बेटा ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी में लागत क्या है, जोखिम क्या है। मतलब ये कहना चाहता है डिफरेंशिएट कर दो इस चीज को कि ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी कौन सा बेटर है ऑप्शन। तो अगर हम देखें कि लागत की अगर हम बात करें बेटा, लागत का मतलब होता है कि इनको अपने पास रखने के लिए आपको रिटर्न में क्या देना है। तो आपको पता है ऋण पूंजी पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन है भैया ये। समता अंश पूंजी पे आपको क्या देना होगा? प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, जोखिम की बात करें तो ऋण पूंजी ज्यादा जोखिमपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि काम चले ना चले इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा और वो पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा जो आपने लिया था। समता अंश पूंजी में क्या होता है कि इसमें जोखिम थोड़ा कम होता है क्योंकि बिजनेस चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है भैया। जैसे बिजनेस डूबेगा वैसे समता अंश पूंजी भी डूब जाएगी, तो वहां पे कोई कुछ बोलने वाला थोड़ी है भैया। आप तो मालिक हो, मालिक का तो काम है रिस्क लेना। तो अगर हो भी जाए नुकसान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋण पूंजी वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं क्योंकि भैया वो तो हमारे घर तक आ जाते हैं कि कंपनी को बेचो, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें नहीं पता कुछ भी। अगर आप अंदर पढ़ना चाहो तो अंदर देख लो बेटा, ऋण पूंजी की लागत समता अंश पूंजी से कम होती है। फिर से देखो जरा, ऋण पूंजी की लागत समता अंश पूंजी से कम होती है। क्यों होती है बेटा कम? क्योंकि ऋण पूंजी पे सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, समता अंश पूंजी पे तो भाई पूरा प्रॉफिट देना पड़ जाता है आपको। इसका कारण है ऋणदाताओं द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग का कम जोखिमपूर्ण होना। दूसरी ओर अच्छा क्या लिखा है बेटा? ऋणदाताओं द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट का कम जोखिमपूर्ण। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो लोन होता है वो कम जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिक्योर होता है किसी न किसी असर से। मैंने लोन दिया किसी कंपनी को और मैंने कहा कि भैया अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो मैं बेच दूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो मेरा जो लोन है जो मैंने दिया है वो जोखिमपूर्ण कम है, ज्यादा नहीं है। दूसरी ओर समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर निश्चित ना होते हुए भी ये सर्वाधिक महंगी पूंजी होती है। मतलब ये थोड़ी बताया जाता है कि भैया इक्विटी शेयर ऑनर जो है कैपिटल वाला उसको हम कितना प्रॉफिट देंगे, उसके बाद भी बहुत ज्यादा जोखिमपूर्ण है क्योंकि जितना प्रॉफिट हो जाएगा ससुरा सब ले जाएगा वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ लेना बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें है, हटाओ इसे। ऋण पूंजी की अगर हम बात करें जोखिम की लागत की, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण होती है। भैया व्यवसाय के हिसाब से आपको बताना है जोखिमपूर्ण है या नहीं। तो भैया
ऋण पूंजी ज्यादा जोखिम पूर्ण होती है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, क्योंकि बेटा आपको ब्याज देना पड़ता है, प्लस मूल धन की जो राशि है वो भी वापस करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें समतांश पूंजी की, तो ना तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट देने की बाउंडेशन है और ना ही यहाँ पर आपको वो पैसा लौटाने की बाउंडेशन है। मतलब देना तो होता है प्रॉफिट, बट ये कहीं लिखा थोड़ी कि देना ही देना है। भाई होगा तो ले जाना, नहीं होगा तो नहीं ले जाओगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अच्छा यहाँ पे बेटा जो हमने ये 2 पॉइंट पढ़े हैं, तो यहाँ से आप कभी ये मत सोच लेना कि समतांश पूंजी अच्छी है और ऋण पूंजी खराब है, या ऋण पूंजी अच्छी है समतांश पूंजी खराब है। दोनों के ही अपने एडवांटेजेस है, दोनों के ही अपने डिसएडवांटेजेस है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपना डेब्ट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल चूज करती है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों ही अपनी जगह खराब भी है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते किसी को कि ये बहुत ज्यादा खराब है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, आप ये नहीं कह सकते बेटा। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही खराब भी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको सिंपल सी चीजें बता देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने बोला है साफ साफ कि समानता और समानता क्या है वो बताता हूँ। तो मैं समानता की बात बताता हूँ पहले तो, कि समानताएं क्या क्या होती है बेटा। ऋण पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, दिया जाता है बिल्कुल, वो भी निश्चित दर से, मतलब फिक्स रेट होता है। और पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर भी फिक्स रेट होता है बेटा लाभांश का। प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6%, 7%, 10%, 12%, वो फिक्स होता है। अगर आपने कभी जेएनएनटी पास करी हो प्रेफरेंस शेयर्स की, तो वहां पे आपने लिखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो परसेंटेज बेटा गिवन होती है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। तो ये तो समानता हो गई पहली, कि यहाँ पर जो ब्याज है वो फिक्स रेट से होता है और यहाँ पे जो लाभांश है वो भी फिक्स रेट से होता है। ठीक है, आगे पढ़ना है ना पढ़ना वो आपकी मर्जी है। आगे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, ये दोनों पूंजी स्रोत समतांश पूंजी से सस्ते होते हैं। सस्ते का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पे जो आप पैसा दे रहे हो इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पैसा कम देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल भले ही आपने फिक्स ना किया हो कि आपको प्रॉफिट देना ही देना है, बट अगर बाई चांस कहीं प्रॉफिट हुआ तो भैया वो तो पूरा ले जाएगा प्रॉफिट। ये तो फिर भी कोई एक परसेंटेज लेके जा रहे हैं, तो वो ज्यादा महंगा हुआ आपके लिए, और ये सस्ते होते हैं। असमानता की बात करें बेटा, तो असमानता को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना ही होता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि। सिंपल सी बात है भैया, वो तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे भैया तुमने खाना खाया हो या ना खाना खाया हो, चाहे बिजनेस भले ही नीचे जमीन पे बैठ गया हो, लेकिन बेटा ब्याज तो देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पूर्वाधिकार अंश पूंजी की, प्रेफरेंस शेयर्स की, तो उन्होंने कहा लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने की स्थिति में ही किया जाता है। कहने का मेरा मतलब है बेटा, अगर लाभ होगा तो दे दिया जाएगा, अगर लाभ ज्यादा नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे क्या लिखा है बेटा, ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है। इसका कारण कर की गणना ब्याज के भुगतान के बाद करना है। अन्य शब्दों में, अच्छा मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना अंदर। इसके कहने का मतलब बेटा ये है कि जब आपको इंटरेस्ट देना होता है तो होता है क्या है, इमेजिन करने की कोशिश करना बेटा। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ मुझसे, आप चाहो तो कॉपी लेकर आप लिखना शुरू कर दो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ बेटा, P&L अकाउंट, एक छोटा सा रफ ऐसे मान के चलो कि वहां पे आपको इनकम साइड वहां पे है 10,000 रुपए, और आपका जो डेबिट साइड है, एक्सपेंस साइड, वहां पे मान के चलो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट छोड़ो, खर्चा है आपका 0। खर्चा क्या है 0, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला, 10,000 मिला या नहीं मिला, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपने बैंक वालों को इंटरेस्ट देना है कितना, 1,000 रुपए, तो आप ये बताओ कि बेटा नेट प्रॉफिट कितना आया, 9,000 रुपये आया। इमेजिन करने की कोशिश करो या कॉपी में लिखना शुरू कर दो बेटा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि P&L अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड अगर 10,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है और अगर डेबिट साइड कोई भी खर्चा नहीं है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट दिया है बैंक को तो 1,000 वहां से बेटा माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट या लोन इंटरेस्ट के नाम से आ जाएगा डेबिट साइड, और नेट प्रॉफिट आया 9,000। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर आप टैक्स पे करते 10,000 रुपए
तो ज्यादा होता, या और 10% है, चलो मान के चलो, तो अगर 10% अगर टैक्स है तो पहली सिचुएशन में जहां पर आपने कोई भी खर्चा नहीं किया था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो ऐसे में नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर था 10,000 रुपये। 10% निकाल दो इसका क्या टैक्स, तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा 1,000। लेकिन अब नई कंडीशन में क्योंकि आपने बैंक वालों को इंटरेस्ट दे दिया 1,000 रुपए का, तो अब बेटा प्रॉफिट कितना आया 9,000 रुपये। 10% निकालो टैक्स 900 रुपये, तो बेटा आपके 100 रुपये यहाँ पे बच जाते हैं अगर आप क्या करते हो, अगर आप लोन ले लेते हो। तो इंटरेस्ट आपने दे दिया, इससे क्या हुआ कि आपका टैक्स बच गया बेटा। ठीक है, अब क्योंकि टैक्स में पैसा फालतू जाएगा, इससे अच्छा आप लोन ले लो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऋण पूंजी पे बेटा आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना कम प्रॉफिट आएगा, जितना कम प्रॉफिट आएगा उतना कम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वाधिकार अंश पूंजी की, तो बेटा इसमें जो प्रॉफिट दिया जाता है वो टैक्स पे करने के बाद जो है वो दिया जाता है। मान के चलो 10,000 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, 1,000 रुपए आपने पे कर दिए किसके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के। प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट 9,000 रुपए। अब 9,000 में से प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को आप डिविडेंड दे दोगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप उसको दे रहे हो तो आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो जाता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। तो इसीलिए बेटा आपको क्या कहते हैं, ऋण पूंजी पे तो बेनिफिट मिल जाता है कि जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट पे करोगे उतना कम प्रॉफिट आएगा, और जितना कम प्रॉफिट आएगा उतना कम टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलता है प्रॉफिट में हिस्सा, और प्रॉफिट में हिस्सा टैक्स माइनस करने के बाद ही आता है, तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं है। अब बेटा बात आ जाती है आपकी वित्तीय लिवरेज की, फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। बेटा ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, इसके आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो जरा मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करूंगा बेटा इसके अंदर कि इसमें लिखा क्या है, फिर वहां से समझाऊंगा कि वित्तीय लिवरेज क्या है। तो पूंजी ढांचे में समतांश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी भी सम्मिलित होने की स्थिति को वित्तीय लिवरेज कहते हैं। भाई मैं फिर पढ़ देता हूं दोबारा से, ध्यान से देखना बेटा। पूंजी ढांचे में समतांश पूंजी, अंडरलाइन करो, समतांश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी मतलब ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, इसको अंडरलाइन करो, भी सम्मिलित होने की स्थिति को क्या कहते हैं, वित्तीय लिवरेज। भाई लिवरेज मान के चलो भाई एक तराजू है बेटा, क्या है, मैं आगे कहूंगा इमेजिन करने की कोशिश करो या कॉपी पेन ले लो। मैं क्या एक तराजू बना लो बेटा, ठीक है, तराजू बनाओ। तराजू कैसे बनता है, एक लाइन इधर, एक इधर गोला, एक इधर गोला, तराजू बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर, यहाँ लिखो इक्विटी शेयर, और इस तराजू के ऊपर लिखो आप ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, तो तराजू बन गया बेटा, बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा वित्तीय लिवरेज। तो जब पूंजी ढांचे के अंदर समतांश पूंजी इक्विटी शेयर और साथ ही साथ आपको डिवेंचर्स, बैंक लोन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी देखने को मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं वित्तीय लिवरेज। ठीक है, वित्तीय लिवरेज बढ़ने से कंपनी की कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है। भाई जैसे जैसे इस तराजू के अंदर वित्तीय लिवरेज के अंदर आप जैसे जैसे ये वित्तीय लिवरेज जैसे बढ़ता चला जाएगा, इसमें पूंजी जैसे बढ़ाते चले जाओगे, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप अनुपात बढ़ा रहे हो तो मेरे भाई अनुपात दोनों साइड से बढ़ाओगे ना। ये थोड़ी है कि आप अनुपात मतलब कि इसमें ज्यादा कर दोगे इसमें कम कर दोगे। तो अगर आप इक्विटी शेयर को बढ़ा रहे हो, यहाँ से पैसा ले रहे हो मार्केट में, तो बेटा आप लोन से भी लोगे, आप प्रेफरेंस शेयर से भी लोगे, तो दोनों समान रूप से बढ़ेंगे, या ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा कम बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या माना गया है, वैसे वैसे माना गया है कि सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ेगा। अब भाई ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को हम सस्ती पूंजी मानते हैं, तो इसी बात है, जब इक्विटी शेयर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो इसलिए इसको बढ़ने को हम क्या कह रहे हैं, सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई, आगे पढ़ लेना बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट है फाइनेंशियल रिस्क क्या है बेटा। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है, स्थायी लागत पूंजी के उपयोग से कंपनी पर स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान का बोझ बढ़ता है। भाई स्थायी लागत पूंजी का मतलब क्या हो गया, भाई वही चीज ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी, जिसको चिल्ला चिल्ला के हम थक चुके हैं। भाई आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे भैया कुछ भी हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्थायी लागत पूंजी। स्थायी लागत फिक्स कॉस्ट है
आपको देनी ही पड़ेगी किसी भी कंडीशन में। इसको हम बोलते हैं स्थायी लागत। तो बेटा यही वित्तीय जोखिम है। वित्तीय का मतलब हो गया पैसे इकट्ठा करना। पैसे इकट्ठे करने में जो जोखिम है वो बेटा स्थायी लागत वाली जोखिम हो जाती है। आप पैसा लेकर आए बैंक से लोन, तो ऐसे में आपकी जो वित्तीय जोखिम है वो बढ़ गया, क्योंकि स्थायी लागत आपकी बढ़ गई बेटा। तो वही बोला गया है, विपरीत परिस्थितियों में स्थायी वित्तीय लागतों का भुगतान ना कर सकने के कारण उत्पन्न जोखिम को वित्तीय जोखिम कहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो ऐसे में जो जोखिम उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वित्तीय जोखिम। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी की सारी बातें। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब बात आ जाती है बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। समझाने वालों ने बहुत कुछ समझाया बेटा इसके अंदर, मैं आपको लेकिन शॉर्टकट में बहुत ज्यादा शॉर्टकट में बेटा मैं आपको समझाऊंगा। एक इसका बेस जो है ये क्या कहना चाहता है, हालांकि आप पढ़ लेना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन इसका जो बेस है बेटा वो समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस टॉपिक की तरफ आपको लेकर जा रहा है। क्लियर पॉइंट। तो बेटा जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो इसका मतलब बेटा साफ साफ ये होता है कि जो बिजनेस चल रहा है उनका ये मोटिव है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अब यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किस तरह से किया हुआ है, समता पर व्यापार का अभिप्राय समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना। ये वाली लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो बेटा आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि समता अंश पूंजी के आधार पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके बेस पर वो क्या करेगा, वो बिजनेस वो ऋण पूंजी को ले लेगा मार्केट से इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा के, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो समता अंशधारियों की आय में वृद्धि कर लेगा। कैसे कर लेगा वो मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जाम्पल से बेटा। ये एग्जाम्पल बेटा आपको आ सकता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो बेटा ध्यान देना इस पे। EBIT EPS है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। ये टेबल आपको बनाने को आ सकती है, तो बेटा ये बना लेना। ठीक है, कैसे देखो, दो कंपनियां हैं एक्स और वाई। एक्स कंपनी को भी 10 लाख चाहिए और वाई कंपनी को भी 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्स कंपनी क्या करती है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल से ही 10 लाख रुपए ले लेती है, लेकिन वाई कंपनी क्या करती है, वाई कंपनी भाई 4 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से लेती है, और इसके बेस पर मतलब ये दिखाकर वो डिबेंचर्स ले लेती है 10% के हिसाब से 6 लाख रुपए। अब बेटा एक लाइन में जरूर इसमें ऐड करूंगा, देखो इक्विटी पर ट्रेडिंग करने का मतलब क्या हो गया, समता पे व्यापार का मतलब क्या हो गया, कि कई बार क्या होता है कि जब पैसा आप दो तरीके से ले सकते हो, इक्विटी शेयर से और लोन से। तो बच्चे होता क्या है इसके अंदर कि जो लोन देता है कंपनी को, तो वो भी तो अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, राइट और नॉट। भाई सिक्योर अगर रखना चाहता है तो देखो आगे चलेगा क्या बेटा, ध्यान से सुनो जरा, कि अगर जो लोन देने वाला है वो चाहता है कि भैया कंपनी को अगर मैं लोन देता हूं तो मेरा पैसा सिक्योर रहे, तो भाई उसके लिए वो ये देखेगा सबसे पहले लोन देने से पहले कि भाई जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं क्या उसके पास अपनी कोई इक्विटी शेयर है या नहीं है। तो देखा भाई 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर है, तो उसका ये मानना होता है कि अगर कंपनी डूबती है तो सबसे पहले जो पैसा डूबेगा वो किसका डूबेगा, इनका डूबेगा। उसके बाद जो असेट्स जो बचेगी वो मैं बिकवा के अपना पैसा पूरा करवा लूंगा, और अगर सब कुछ सही चला तो इंटरेस्ट तो मुझे मिल ही रहा है 10% का, राइट। तो ये मेंटेलिटी होती है एक लोन देने वाले इंसान की या बैंक की। तो वे देखते हैं भाई इक्विटी शेयर्स कितने हैं उस कंपनी के, क्योंकि ये लोन का पैसा, ये पैसा देखकर, ये इक्विटी शेयर का पैसा देखकर दिया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्विटी ऑन सॉरी आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब समता पर व्यापार। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा सबसे पहले फिर से कि जो एक्स कंपनी है उसने सारा पैसा इक्विटी शेयर इशू करके ले लिया, उसने लोन नहीं लिया, जबकि वाई कंपनी ने चालाकी दिखाते हुए 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दिखाकर बैंक वालों को या लोगों को डिबेंचर से ले लिए बेटा 6 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की कैपिटल एक्स्ट्रा आ गई। आप सुनो बच्चे, मान के चलते हैं कि अगर दोनों कंपनियों को प्रॉफिट होता है 2-2 लाख रुपए,
क्या होता है 2-2 लाख रुपए, इसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब भाई अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो उसमें बेटा इंटरेस्ट माइनस होता है सबसे पहले, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है, इस तरह से हम P&L अकाउंट में भी करते थे, आपको याद होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा बेटा। तो अगर आप देखो इंटरेस्ट तो भैया वाई कंपनी ने लिया है, यहाँ देखो बेटा वाई कंपनी ने 6 लाख रुपए का लोन लिया है, 10% के हिसाब से देखो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, 60,000 रुपए यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। अभी तक आप कहोगे कि सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, अर्निंग बिफोर टैक्स प्रॉफिट एज इट इज आ गया, लेकिन इसका प्रॉफिट 1,40,000 रह गया, कम हो गया क्योंकि भाई इंटरेस्ट पे कर दिया उसने बैंक वालों को। अच्छा, बैंक वालों को नहीं मतलब पब्लिक को, कुछ डिबेंचर्स लिए गए हैं इसलिए। टैक्स की रेट अगर हम देखें, टैक्स की रेट बता रखी है 30%, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। 30% भाई इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 लाख का 30% 60,000 होता है और 1,40,000 का 30% होता है 42,000 रुपए। माइनस करोगे तो बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट बचा वो बचा 1,40,000 और यहाँ बचा बेटा 98,000। यहाँ पर भी आप कहोगे सर एक्स कंपनी ने तो बहुत अच्छा काम किया और वाई कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत ही छोटा सा रह गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे, भले ही आपका पिज्जा जो है वो बड़े साइज का हो, लेकिन अगर खाने वाले 20 लोग हैं तो मिलेगा कितना कितना, सोचो। आपने मान के चलो पिज्जा मंगाया सबसे बड़े साइज का और लोग हैं 15, 20, 25 लोग, तो कितना कितना मिलेगा सबको, बहुत कम कम मिलेगा, राइट। वहीं पर ही आपने पिज्जा भले छोटे स्मॉल का आपने छोटे साइज का मंगाया है, लेकिन खाने वाले अगर एक इंसान है तो ये अमाउंट उसके लिए ज्यादा है या नहीं है, ये बताओ, है ना ज्यादा। तो बेटा देखो आगे कहानी, अगर ये प्रॉफिट है बेटा, ये प्रॉफिट इसमें टैक्स भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, सब कुछ। अब ये जो प्रॉफिट है ना, इसको अब बांटेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो शेयर होल्डर्स बेटा कितने हैं, आप जरा ऊपर वाले में देखो, 10 रुपए का एक शेयर है तो बेटा कितने हो गए, 1 लाख शेयर होल्डर हो गए। यहाँ पे कितने हो गए बेटा, अगर आप 10 से हटा देते हो तो कितने हो जाते हैं, 40,000 शेयर होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, अगर बेटा डिवाइड करोगे बच्चे, क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। टोटल प्रॉफिट में से ये डिवाइड करो, टोटल प्रॉफिट में ये डिवाइड करो, तो बेटा पर शेयर कितना है, EPS अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, 1 रुपया 40 पैसे और 2 रुपये 45 पैसे। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाई कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 2 रुपये 45 पैसे का प्रॉफिट दे दिया, और जबकि ये कितना दे पा रहा है, सिर्फ 1 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हमने सीखा था कि डिवेंचर्स पे, लोन पे, ऋण पैसे पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो बेटा ये है टैक्स बेनिफिट आपको। तो यहाँ पे जो टैक्स का बेनिफिट मिला आपको 42,000 रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट जो है बेटा, समझ आगे बात। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एक बार देख लेना, सारी चीज देख लेना, समझा मैंने आपको दिया ही है। ठीक है, इसके ऊपर देख लेना। ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा लास्ट हमारा कि पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। भाई बहुत सिंपल सी चीजें, इतने सारे हम टॉपिक करते आए हैं, ये तो बहुत दूसरा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने पूंजी ढांचा जो हमने पढ़ा, जिसमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेस है जहां से हम पैसा लेते हैं, उसको उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पूंजी ढांचा। अब पूंजी ढांचा जब आप ये डिसाइड करते हो कि किस सोर्स से कितना पैसा चाहिए, तो बेटा वो उसको अफेक्ट करने वाले बेटा कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो बेटा वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बेटा कैश फ्लो पोजीशन, मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ, बाकी आप खुद देख लेना भाई अपने हिसाब से। ठीक है, टोटल जो पॉइंट है बेटा दे रखे हैं 14, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 6 पॉइंट। ठीक है, सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग घूम जाता है और इतना टाइम भी नहीं होता बेटा हमारे पास कि हम सारी चीजें पढ़ के सारी चीजें याद भी कर लें। कैश फ्लो पोजीशन बेटा, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भैया पैसे का अगर अच्छा प्रवाह है आपके पास, मतलब पैसे का आउटफ्लो इनफ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, तो बेटा आराम से आप डिबेंचर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऋण पूंजी पे ज्यादा पैसा ले सकते हो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो, क्योंकि आपको फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेटा कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब इनफ्लो अच्छे से होना चाहिए। अगर अच्छे से इनफ्लो नहीं होगा तो भैया आप समतंश पूंजी की तरफ भागो, वो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि वहां पे आपको फिक्स रेट से नहीं देना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा अब ये आप देख लेना बेटा, ये आपका जो क्या कहते हैं अकाउंटेंसी है उसमें आपका रेशियो वाले टॉपिक में है, आप एक बार देख लेना। बहुत सिंपल पॉइंट है इसलिए मैं बता नहीं रहा इसको मैं बहुत छोटी छोटी चीजें। ऋण की लागत बेटा, ऋण की लागत देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको ऋण लेना है तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है कि भैया ऋण की लागत कितनी आ रही है, पहले तो भैया ये बता दो आप, है ना, यही तो कहोगे। तो क्या लिखा हो, यदि ऋण पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है, ये तो छोटा बच्चा ही बता देगा। अगर आपका ब्याज दर इंटरेस्ट रेट अगर आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आप लोन नहीं लोगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप लोन ले लोगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। टैक्स की रेट बेटा, टैक्स की रेट आप देखो ध्यान से देखना जरा, टैक्स रेट में क्या लिखा हुआ है, कर की दर जितनी अधिक होती है ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट 60,000 है तो टैक्स देखो कितना आया 42,000, और यहाँ देखो टैक्स कितना आया। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम प्रॉफिट और उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितना अधिक कहाँ पे टैक्स रेट ये रहा, ठीक है। कर की दर जितनी अधिक होती है, कर की दर टैक्स रेट जितनी अधिक होती है ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एक बार पढ़ लेना बेटा। तो ध्यान रखो कि अगर टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो इसी बात है आप क्या लोगे, आप लोन ले लोगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अगर आपकी ज्यादा है तो इसी बात है आप ऋण पूंजी की तरफ भागोगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपकी कम है तो आप ऋण पूंजी की तरफ कम भागोगे, सिंपल सी चीज। फ्लोटिंग कॉस्ट की बात अगर हम बात करें, फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब आप इश्यू करते हो, शेयर इश्यू करते हो या आप लोन लेने की प्रक्रिया में जब चले जाते हो, प्रोसेस में चले जाते हो, तो ऐसे में कितना खर्चा आ रहा है। तो जिसका ज्यादा खर्चा होगा वहां से पैसा कम लोगे। जैसे इसमें कमीशन टू अंडरराइटर्स हो जाता है बेटा, ब्रोकरेज हो जाती है, ये सारे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्रोस्पेक्टस आप छपवाते हो तो बहुत सारा बेटा खर्चा होता है। तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू करने में, वहां से पैसा लेने में ज्यादा खर्चा है तो आप ऋण की तरफ चले जाओगे, लोन की तरफ चले जाओगे। लेकिन अगर लोन लेते वक्त अगर आपके कागजों के खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं, पेपर वर्क इतना ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप इक्विटी शेयर की तरफ भाग जाओगे। तो आप यहाँ पे क्या करते हो बेटा, फ्लोटिंग कॉस्ट आप ना कंपेयर करते हो, लोन का कितना है और आपका इक्विटी शेयर का कितना है। जिसमें ज्यादा कॉस्ट वो नहीं लोगे, जिसमें कम कॉस्ट वो ले लोगे, सिंपल सा पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बोला गया है, पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। यह लोचशीलता का अभिप्राय इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम या अधिक किया जा सके। व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी व पूर्वधिकार अंश पूंजी की दशा में ही संभव होता है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी हो तो इन दोनों का भुगतान किया जा सकता है। दूसरी ओर समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में संभव नहीं है, अतः लोचशीलता के दृष्टिकोण से ऋण पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी को निर्गमित करना अच्छा रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने कहा कि हम जब चाहें तब हम पैसों की अंदर कमी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी आपको लगता है कि भाई हमने गलती से पैसा ज्यादा ले लिया, इतना तो हमारा ऑपरेशन कॉस्ट है भी नहीं, इतना तो हमें पैसे की जरूरत है भी नहीं, हमने गलती से ज्यादा पैसा मंगवा लिया, तो अगर लोन लिया है आपने, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए है, अगर आपने डिबेंचर्स लिए है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आप उनका बेटा पैसा वापस कर सकते हो कि भाई पैसा ज्यादा हो गया, हमें आपका नहीं चाहिए, ये काम करो, ये लो पैसे, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो बेटा वो पैसा वापस नहीं कर पाओगे, जब तक कंपनी चल रही है तब तक इक्विटी शेयर का पैसा लगा रहेगा, आप उसको वापस नहीं कर सकते। सो अगर आप चाहते हो कि आपके पूंजी ढांचे में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आप जब चाहो पैसा कम कर लो, जब चाहो आप पैसा बढ़ा लो, तो बेटा ऐसे में सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप डिबेंचर्स इशू करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट। कंट्रोल, अगर बेटा आप चाहते हो कि कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में रहे तो आप बेटा लोन दे देते हो, क्या कहते हैं, लोन सॉरी ले लेते हो, आप डिबेंचर इशू करवा देते हो, आप प्रेफरेंस शेयर से ले लेते हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आपके बिजनेस में कंट्रोल नहीं रखते। लेकिन इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं वो आपकी कंपनी में कंट्रोल रखते हैं, वो बीच में जो भी आप काम करोगे उंगली करेंगे, टांग अड़ाएंगे अपने बीच में। तो अगर आप कंट्रोल चाहते हो कम लोगों के हाथ में रहे तो भैया लोन की तरफ भागो। अगर आप चाहते हो बेटा कंट्रोल सभी के पास पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो बेटा इक्विटी शेयर की तरफ भाग लो। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, लास्ट पॉइंट बेटा ये है स्टॉक बाजार की स्थितियां। अगर आपको लगता है कि बेटा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है आपके लिए,
इक्विटी शेयर कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है, अल्टीमेटली बेटा आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा इक्विटी शेयर लोगों से जो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई आपका पर शेयर जो पैसा है वो कम है, तो बच्चे ऑब्वियसली बात है, ऐसे में बच्चे आप क्या करोगे, आप जो आपका जो क्या कहते हैं जो इक्विटी शेयर है वो आप कम इश्यू करोगे बच्चे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसके अंदर। मार्केट अच्छा है, इक्विटी शेयर का पैसा ज्यादा मिल रहा है, इश्यू कर दो। मार्केट खराब है, पैसा कम मिलेगा इक्विटी शेयर में, मत करो, लोन की तरफ भाग जाओ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा जो मैंने आपको आज बताए। आई होप आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके जाना अगर बेटा आप नए हो। इस तरीके की बेटा वीडियो बनती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। और जिन बच्चों ने भी मुझे कमेंट किया है उनको बिल्कुल भाई आपको पक्का आपको सभी को वीडियो मिलेगी। टाइम थोड़ा लगेगा बट मिल जाएगी बेटा, ये मेरे ही तरफ से आपको प्रॉमिस है। सारी चीजें आपके सामने बेटा होगी, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा बेटा, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। मैंने आपको बेटा टॉपिक समझाया, अब आपका काम है आप इसको याद करो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके याद करो बेटा। आपने क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, इस चैप्टर के एंड में देखो बेटा क्वेश्चंस क्या क्या है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अभी पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपको सेंड किए थे, अब मैं वीडियो बनाऊंगा बेटा सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो इसी तरीके से बेटा इस चैप्टर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो बच्चे हम इसका भी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके कुछ क्वेश्चंस हम मेंशन करेंगे, वहां पे वो आपको याद करने होंगे। तभी बेटा जो मैंने टॉपिक बताया वो याद कर लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि बेटा जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, मुझे व्हाट्सएप करो अपने नाम और अपने सिटी के साथ, क्योंकि मैं आपकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं। देन फिर उसके बाद जो भी मुझे लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई भी अपडेट मेरे पास आती है सीबीएसई की तरफ से, या जो भी मुझे लगता है कि ये चीज मुझे आपको बतानी चाहिए, तो बेटा वो व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, सारी चीजें। सो अभी बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं। आप ही के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आपकी मर्जी है, करो ना करो आपके ऊपर है बेटा। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से बेटा मार्क्स लेकर आओ। 12th बेटा बार बार नहीं आती, एक बार आती है, मेहनत करो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आ जाओ बेटा, ठीक है।